ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक खूंखार तालिबानी कमांडर अहमद शाह अमेरिकी मरीन जवानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। वह इतना खतरनाक था कि किसी भी गांव में घुसकर सरेआम कत्ल करवा देता था। कुछ जवान उसके इलाके में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, जहां उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ। सर्वाइवल की ऐसी सच्ची जंग आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। हम बच जाएंगे ना? हम बिल्कुल ठीक है। आखिरकार उसके इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया गया, जिसके लिए 4 जांबाज जवानों की एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम का लीडर था मर्फी, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली थी, पर उसे कहाँ पता था कि ये मिशन उससे उसकी जिंदगी छीन लेगी। बेस पर कमांडर एरिक ने उन्हें पूरा प्लान समझा दिया। तय हुआ कि वे 2 चिनूक्स और 2 अपैचीज हेलीकॉप्टर लेकर मिशन पर निकलेंगे। एक सेफ स्पॉट पर मर्फी और उसके 3 साथियों एक्सेल्सन, डैनी और मार्कस को उतार दिया जाएगा। वहाँ से ये चारों चुपके से पहाड़ों और जंगलों के रास्ते पैदल आगे बढ़ेंगे और अहमद शाह के ठिकाने की जासूसी करेंगे। कमांडर ने साफ हिदायत दी कि अगर इस दौरान कुछ भी गड़बड़ होती है तो वे तुरंत बेस पर खबर करेंगे। प्लान के मुताबिक मर्फी और उसके तीनों साथियों को एक सुनसान पहाड़ी पर उतार दिया गया। पूरी रात का सफर तय करके वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां अहमद शाह के छिपे होने की आशंका थी। मर्फी ने जब दूरबीन से जासूसी शुरू की तो उसके होश उड़ गए। वहां अहमद शाह के साथ आतंकियों की एक पूरी फौज मौजूद थी। उसने तुरंत अहमद शाह और उसके दाहिने हाथ ताराक की तस्वीरें खींची। इसके बाद मर्फी ने अपने साथियों को आराम करने के लिए कहा और वे पेड़ों की झाड़ियों के पीछे खुद को छिपाकर सो गए। कुछ देर बाद अचानक घंटियों की आवाज से उनकी नींद खुली। पता चला कि कुछ स्थानीय चरवाहे वहां बकरियां चराने आए थे। इसी बीच एक चरवाहे का पैर गलती से मार्कस पर पड़ गया और उनकी मौजूदगी उजागर हो गई। अमेरिकन कमांडोज को सामने देख चरवाहे डर कर भागने लगे, लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों चरवाहों को पकड़ लिया। डैनी ने तुरंत इस गड़बड़ की जानकारी बेस को देने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन पहाड़ियों के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा था। मजबूरन मर्फी को सैटेलाइट फोन निकालना पड़ा। सिग्नल बहुत खराब थे, पर जैसे ही कमांडर एरिक लाइन पर आए फोन कट गया। अब न तो सैटेलाइट फोन काम कर रहा था और न ही रेडियो। वे पूरी दुनिया से कट चुके थे। इस नाजुक सिचुएशन को संभालने के लिए मर्फी ने एक खौफनाक सुझाव दिया। उसने कहा कि मिशन को बचाने के लिए इन चरवाहों को यहीं मारकर दफनाना होगा, क्योंकि अगर इन्हें जिंदा छोड़ा गया तो ये गांव में जाकर सबको बता देंगे। अहमद शाह सतर्क हो जाएगा और चारों घिर जाएंगे। लेकिन मार्कस किसी भी कीमत पर इन बेगुनाह लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं था। इस पर एक्सेल्सन ने उसे याद दिलाया कि इसी अहमद शाह ने पिछले हफ्ते उनके 20 मरीन जवानों को बेरहमी से मारा था और अगर आज वे पीछे हटे तो अगले हफ्ते 40 और मारे जाएंगे। उनके बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। आखिरकार टीम के लीडर मर्फी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। वे चरवाहों को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देंगे और खुद छोटी की तरफ बढ़ेंगे, ताकि वहां से बेस से संपर्क करके रेस्क्यू टीम बुलाई जा सके। मर्फी से यही सबसे बड़ी गलती हो गई। उसने उन चरवाहों को कम आंका और उन्हें जाने दिया। उधर बेस पर जब काफी देर तक मर्फी की टीम से कोई संपर्क नहीं हो सका तो कमांडर ने उनकी तलाश में रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। लेकिन बदकिस्मती से बेस के सारे अपैची हेलीकॉप्टर पहले ही किसी न किसी मिशन पर जा चुके थे। आखिरी वाला भी उड़ान भर रहा था। दूसरी तरफ वह रिहा हुआ चरवाहा बहुत तेजी से भागता हुआ नीचे गांव की ओर बढ़ा जा रहा था। इसके उलट पहाड़ों पर अमेरिकी कमांडोज की चढ़ाई बेहद धीमी और थका देने वाली थी। वे जैसे तैसे पत्थरों को लांघते हुए ऊपर तो पहुंचे, लेकिन वे गलत चोटी पर आ गए थे। उनके सामने एक गहरी खाई थी और उसके पार एक और ऊंची चोटी खड़ी थी। डैनी ने एक बार फिर रेडियो से बेस से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल न होने के कारण बात नहीं बन पाई। एक्सेल्सन को यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रही थी। उसका छठा सेंस कह रहा था कि वे खतरे में हैं। कोई और रास्ता न देख आखिरकार मर्फी ने फैसला किया कि वे शाम होने तक यहीं झाड़ियों में छिपकर रेडियो सिग्नल का इंतजार करेंगे और अगर रात तक भी बेस से संपर्क नहीं हो पाया तो वे अगले दिन सुबह पैदल ही बेस की तरफ निकल जाएंगे। इधर बेस पर कमांडर एरिक ने इस नाजुक सिचुएशन की खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अब जो कुछ भी करना था एरिक को अपने दम पर ही करना था। उधर मर्फी की टीम जंगल में छिप चुकी थी। तभी एक्सेल्सन को दूर पेड़ों के पीछे कुछ हलचल दिखी। साफ था कि दुश्मन ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी थी। मर्फी ने भी थोड़ा आगे बढ़कर देखने की कोशिश की तो पाया कि पूरी पहाड़ी पर तालिबानियों की फौज खड़ी थी। बिना लड़े इन जवानों का जिंदा बच निकलना नामुमकिन था। इसी बीच मार्कस ने अपनी सांसें रोकी, निशाना साधा और एक दुश्मन की खोपड़ी उड़ाकर जंग का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, तालिबानियों ने भी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चंद पलों में ही वह शांत इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। जवानों ने तुरंत 3-4 तालिबानियों को शूट कर दिया। वे पक्के निशानेबाज थे, इसीलिए तो उन्हें इस बेहद खास मिशन के लिए चुना गया था। इसी दौरान मर्फी ने अपनी टीम को फैलने का आदेश दिया ताकि वे एक ही जगह सिमट कर दुश्मन का आसान निशाना न बन जाए। वे पत्थरों का कवर ले लेकर दुश्मनों को ढेर करते हुए आगे बढ़ने लगे। सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि उन्हें हर तरफ चट्टानों के बेहतरीन कवर मिल रहे थे। जितने भी दुश्मन सामने आए जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। इधर डैनी बार बार रेडियो से बेस पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। तभी एक गोली उसकी हथेली को चीरती हुई निकल गई और उसका हाथ लहूलुहान हो गया। अगले ही पल एक्सेल्सन के कंधे में भी गोली लग गई। मौका देखकर 2 तालिबानियों ने उन पर सीधे धावा बोल दिया। मार्कस ने एक को तो तुरंत शूट कर दिया, मगर दूसरा मर्फी से उलझ गया। मर्फी ने फुर्ती दिखाई और उस तालिबानी का सिर
चट्टान पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच उनके कुछ और साथी करीब आ गए, जिन्हें बाकी जवानों ने खत्म कर दिया। अब उन्हें बाईं ओर का रास्ता थोड़ा सुरक्षित नजर आ रहा था और भागने का यही सबसे सुनहरा मौका था। लेकिन तालिबानी भी इनकी जान लिए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे उसी सुरक्षित दिख रहे रास्ते पर भारी मशीन गन ले आए और उससे जवानों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। मजबूरन फौजियों को दाईं ओर का रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन वह भी सुरक्षित नहीं था। अचानक एक गोली मर्फी के पेट में आ लगी, एक्सेल्सन के पैरों में, जबकि मार्कस के कमर के निचले हिस्से में गोली लगी। अब चारों जवान बुरी तरह घायल हो चुके थे और बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उनके पास पीछे पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बम फेंक कर वे पीछे हटने ही वाले थे कि तभी तालिबानी वहां आरपीजी लेकर आ गए और उन पर रॉकेट दागने लगे। अब फौजी चारों तरफ से पूरी तरह घिरकर एक जगह सिमट गए तो कोई और रास्ता न देख मर्फी ने सबको एक साथ खाई में कूदने का आदेश दे दिया। वह खाई इतनी गहरी और खतरनाक थी कि नीचे कूदने के बाद वे खुद पर काबू नहीं रख सके। पत्थरों और पेड़ों से टकराते हुए वे बेरहमी से नीचे की तरफ लुढ़कते चले गए। खाई में गिरने के बाद उन सबकी हालत खराब हो गई। मार्कस की बंदूक भी कहीं खो गई। जैसे तैसे वे इस जानलेवा हादसे से संभलकर खड़े ही हुए थे कि तभी पहाड़ी के ऊपर से तालिबानियों ने फिर से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस बार अच्छी बात यह थी कि नीचे उनके पास छिपने के लिए अच्छा खासा पत्थरों का कवर मौजूद था। इसी बीच किस्मत ने उनका थोड़ा साथ दिया और मार्कस को उसकी खोई हुई गन वापस मिल गई। लेकिन तभी मर्फी के पैरों में एक और गोली लग गई। जवाब में अमेरिकी फौजियों ने भी पलटवार करते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस भीषण गोलीबारी में डैनी की जांघ पर भी एक गोली आ लगी। तालिबानी लड़ाके पहाड़ी से नीचे उतर आए और उन्होंने इस सुरक्षित जगह को पल भर में नरक बना दिया। अमेरिकी जवानों को वहां से पीछे हटना पड़ा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में आकर मर्फी वहीं गिर पड़ा। दर्द के मारे डैनी की भी सांसें फूलने लगी और वह भी जमीन पर आ गिरा। मार्कस उसे घसीटकर सुरक्षित जगह ले जाने लगा और इस दौरान डैनी घायल हालत में भी लगातार गोलियां दागता रहा। जंग मिशन से ज्यादा उनके सर्वाइवल की जंग बन चुकी थी। वे चारों किसी तरह वहां से बचकर चट्टानों के नीचे छिप गए। डैनी की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी, लेकिन उसका जज्बा ऐसा था कि वह इस हाल में भी लड़ने की बात कर रहा था। मार्कस की मेडिकल किट कहीं खो चुकी थी, इसलिए डैनी का खून रोकने के लिए उसने मजबूरी में मिट्टी को उसके जख्म के अंदर ठूंस दिया। तभी उन्हें पता चला कि मर्फी को भी पेट में गोली लगी है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तालिबानी एक बार फिर उनके सिर पर आ पहुंचे। दर्द और बेबसी में डैनी रोने लगा और बोला कि उसे अपनी मां से बात करनी है, जिस पर मार्कस ने उसे दिलासा दिया कि वे सब सही सलामत वापस लौटेंगे। मार्कस और एक्सेल्सन ने मोर्चा संभाला, गोलियां बरसाई और एक स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया ताकि धुएं की आड़ में वे एक बार फिर खाई में कूदकर भाग सकें। मार्कस ने डैनी को अपने कंधे पर उठा लिया। मर्फी के इशारा करते ही एक्सेल्सन खाई में कूद गया, लेकिन तभी एक गोली सीधे डैनी को आ लगी। वह मार्कस के कंधे से छूटकर वहीं गिर पड़ा, जबकि मार्कस का संतुलन बिगड़ा और वह भी खाई में जा गिरा। पता नहीं ये जवान किस मिट्टी के बने थे। चट्टानों पर गिरते वक्त उनके शरीर की हड्डियां टूट रही थीं और वे गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। नीचे गिरने के बाद मार्कस जैसे ही संभला, उसके ठीक सामने एक जहरीला सांप फनताने बैठा था। उधर पहाड़ी के ऊपर तालिबानियों ने डैनी को बंधक बना लिया था और खुद अहमद शाह भी वहीं मौजूद था। कुछ ही देर बाद नीचे गिरे फौजियों पर फिर से आरपीजी और AKM से अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी। नीचे होश में आने के बाद एक्सेल्सन अपने साथ डैनी को न पाकर हैरान रह गया। तब मार्कस ने नम आंखों से बताया कि डैनी को गोली लगी है और वह ऊपर ही छूट गया है। एक्सेल्सन ने तड़प कर कहा कि हमें फौरन ऊपर जाकर उसे बचाना होगा। हालांकि इस माहौल में उनका खुद का बच पाना भी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन मार्कस भी एक सुर में यही कहता जा रहा था कि हम उसे मरने के लिए वहां अकेले नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ तालिबानियों ने डैनी को लूटना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसकी शादी की अंगूठी भी छीन ली और उसका सिर कलम करने से पहले उसका वीडियो शूट करने लगे। इधर मर्फी ने फैसला किया कि वह अकेले ही पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जाएगा ताकि सैटेलाइट फोन से बेस पर संपर्क करने की आखिरी कोशिश कर सके, क्योंकि बिना हवाई मदद के कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। मार्कस ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि यह एक सुसाइड मिशन है, लेकिन मर्फी नहीं माना। जाने से पहले उसने अपनी बची हुई आखिरी मैगजीन मार्कस को थमाई और कहा, तुम इन सबको भून डालना। इसके बाद बाकी साथियों ने मर्फी को कवर फायर देना शुरू कर दिया। तभी उनके पास एक आरपीजी का जोरदार धमाका हुआ, जिसमें वे बाल बाल बचे। एक्सेल्सन ने बेमिसाल निशाना साधते हुए सीधे आरपीजी चलाने वाले आतंकी को हेडशॉट मारकर ढेर कर दिया। भले ही ये जवान सबसे खराब पोजीशन में थे, खाई में घिरे थे और लहूलुहान थे, फिर भी उनका निशाना अचूक था। मार्कस ने भी अपने सटीक शॉट से कई तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों के इसी शानदार कवर फायर की बदौलत मर्फी जैसे तैसे पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया और इस बार किस्मत ने साथ दिया। फोन लग गया। उसने फौरन बेस पर खबर दी कि वे शिशल गांव की घाटी में चारों तरफ से घिर चुके हैं और उन्हें तुरंत एयर सपोर्ट की जरूरत है। इससे पहले कि मर्फी कुछ और कह पाता, तालिबानियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन मर्फी मरते मरते भी अपना फर्ज पूरा कर दिया था। उधर बेस पर कमांडर एरिक को जैसे ही मर्फी की आखिरी लोकेशन मिली, वे बिना एक पल गंवाए अपनी क्विक रिएक्शन टीम को लेकर निकल पड़े। हालांकि इस वक्त बेस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वहाँ सिर्फ चिनूक्स हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे, जो सिर्फ सैनिकों और सामान
को लाने ले जाने के काम आते हैं। दुश्मन के इलाके में घुसने के लिए उन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी जो भारी हथियारों से लैस होते हैं और शिनूक को सुरक्षा देते हैं। लेकिन अपने जवानों की जान बचाने के लिए कमांडर एरिक ने नियमों की परवाह नहीं की और बिना अपाचे कवर के ही सिर्फ शिनूक हेलीकॉप्टर्स लेकर सीधे दुश्मन के खतरनाक इलाके की ओर उड़ान भर दी। इधर पत्थरों के पीछे छिपे एक्सेल्सन को अब यह एहसास होने लगा था कि डैनी और मर्फी मारे जा चुके हैं और अब उनका भी बचना नामुमकिन है। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मार्कस इस बदतर हालात में भी उसे दिलासा देता है कि वे दोनों यहाँ से जिंदा बचकर जरूर निकलेंगे। मार्कस की बातों को अनसुना करते हुए एक्सेल्सन नम आंखों से कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी को बताना कि मैं उससे कितना प्यार करता था और उसे यह भी कहना कि मैं अपने भाइयों के साथ लड़ते हुए मरा। तभी अचानक उनके बिल्कुल करीब एक जोरदार बम फटा। कोई और रास्ता न देख दोनों जांबाज अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला कर लिए। इधर ताराक और उसके लड़ाके पूरी पहाड़ी पर फैलकर अमेरिकी जवानों को ढूंढ रहे थे। इसी बीच मार्कस को आसमान में 2 शिनूक हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। जवानों की जान में जान आई कि आखिरकार उनकी मदद आ पहुंची है। लेकिन जैसे ही पहला शिनूक पहाड़ी पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ा, घात लगाकर बैठे तालिबानियों ने उस पर आरपीजी दाग दिया। एक जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो गया और उसमें सवार कमांडर एरिक सहित सभी जांबाज जवान मारे गए। दूसरे शिनूक पर भी नीचे से अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी, जिसके कारण मजबूरन उसे बिना लैंड किए ही वापस बेस पर लौटना पड़ा। इस खौफनाक मंजर को देखकर एक्सेल्सन और मार्कस की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। इसी दौरान एक तालिबानी चुपके से एक्सेल्सन के बिल्कुल करीब आ पहुंचा, जिसे एक्सेल्सन ने पिस्तौल से वहीं ढेर कर दिया। तभी एक गोली एक्सेल्सन के पेट में आ लगी। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने पलटकर एक और तालिबानी को मौत के घाट उतारा और बदले में एक और गोली खाई। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, शरीर जवाब दे रहा था। फिर भी उस जांबाज ने हार नहीं मानी और कांपते हाथों से अपनी पिस्तौल को दोबारा रीलोड किया। वह भागने की हालत में नहीं था और चारों तरफ से दुश्मन ने उसे घेर लिया था। आंखों के सामने छाते अंधेरे के बीच एक्सेल्सन ने उन धुंधली आकृतियों पर अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां दाग दी। आखिर में वह एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया और शांति से अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तालिबानियों की शुरुआती 2 गोलियां मिस हुई, लेकिन तीसरी गोली सीधे एक्सेल्सन के सिर को चीरती हुई निकल गई। आखिरकार वह वीर योद्धा देश के लिए शहीद हो गया। अब इस पहाड़ी पर सिर्फ मार्कस अकेला जिंदा बचा था। वह पागलों की तरह चीख चीख कर अपने भाई एक्सेल्सन को पुकार रहा था। तभी अचानक उस पर एक और आरपीजी से हमला हुआ, जिसके झटके से वह चट्टानों से नीचे जा गिरा। मार्कस ने किसी तरह खुद को संभाला और तालिबानियों के नीचे पहुंचने से पहले खुद को एक चट्टान के संकरे गैप में छिपा लिया। तालिबानी जैसे ही उसे ढूंढते हुए नीचे आए, तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और एक अपाचे हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। अहमद शाह ने तुरंत अपने लड़ाकों को उस अपाचे पर हमला करने के लिए भेज दिया, जिससे उनका ध्यान मार्कस से भटक गया। वह अपाचे केवल घटनास्थल का मुआयना करके वापस लौट गया। देखते ही देखते शाम ढल गई और मार्कस ने उसी चट्टान की ओट में पूरी रात गुजारी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी टूटकर मांस से बाहर निकल आई थी। उसने अपने दांत भींचे, एक झटके में हड्डी को वापस फिक्स किया और उस जगह को छोड़ दिया। आगे चलकर उसे पानी का एक गड्ढा मिला, जिसमें उसने बिना सोचे सीधे छलांग लगा दी और जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन तभी वहाँ कुछ स्थानीय अफगानी नागरिक आ धमके। मार्कस ने तुरंत बम निकाला और उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी। उनमें से एक गुलाब नामी अफगानी शख्स ने शांत रहकर मार्कस को समझाने की कोशिश की कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं। इसी बीच पहाड़ी के ऊपर से तालिबानियों की आवाजें आने लगी। अब गुलाब पर भरोसा करने के अलावा मार्कस के पास और कोई चारा नहीं था। मजबूरन उसने उनकी मदद ली। दरअसल मार्कस को बचाने वाला यह अफगानी उसी गांव का बासिंदा था, जहां दहशत फैलाने के लिए तालिबानियों ने एक आदमी का सिर कलम कर दिया था। जब गुलाब उस घायल अमेरिकी जवान मार्कस को अपने गांव लेकर आया तो हर कोई उसे खौफ भरी नजरों से देख रहा था। ग्रामीणों के दिलों में दहशत थी कि अगर इस बात की भनक तालिबानियों को लग गई तो पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन गुलाब ने किसी की एक न सुनी। उसने अपनी सदियों पुरानी पश्तून परंपरा का मान रखा और मार्कस को अपने गुप्त ठिकाने पर पनाह दे दी। गांव वालों के इस बदले हुए बर्ताव के बीच मार्कस को अब समझ आ चुका था कि गुलाब ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने गुलाब पर पूरा भरोसा करके अपने सबसे करीबी अमेरिकी बेस के लिए एक गुप्त चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपनी लोकेशन और जिंदा होने की बात बताई। गुलाब ने भी बिना वक्त गंवाए अपने सबसे वफादार साथी को बुलाया, उसे वह चिट्ठी थमाई और वह जांबाज साथी अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिकी बेस के सफर पर निकल पड़ा। इधर तालिबानी लड़ाके जमीन पर गिरे खून के कतरों का पीछा करते हुए आखिरकार गांव की दहलीज तक आ पहुंचे। अगले ही पल वे गांव के अंदर घुस आए और जबरन घरों की तलाशी शुरू कर दी। गुलाब ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बेरहम ताराक ने उसे बुरी तरह पीट दिया। वे जबरदस्ती गुलाब के घर में घुस गए और मार्कस को ढूंढ निकाला। वे उसे घसीटते हुए बाहर ले आए ताकि सरेआम उसका सिर कलम किया जा सके। ताराक ने मार्कस के सिर को लकड़ी पर रखा और जैसे ही उसकी गर्दन पर चाकू ताना, अचानक गोलियां चलने लगी। दरअसल अब गुलाब इन आतंकियों की
मनमानी रोकने के लिए अपने वफादार साथियों की पूरी फौज लेकर मैदान में उतर चुका था। गांव वालों को हथियारों के साथ डटकर खड़ा देख ताराक को समझ आ गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। आखिरकार ताराक को वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा, लेकिन जाने से पहले वह धमकी दे गया कि पूरे गांव को इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी होगी। आतंकियों के जाते ही गांव वालों के बीच तनाव और बढ़ गया। वे डर के मारे आपस में ही बहस करने लगे कि एक अमेरिकी की खातिर वे पूरे गांव को मौत के कुएं में ढकेल रहे हैं। माहौल को बिगड़ता देख मार्कस ने चुपके से गुलाब के बेटे को पास बुलाया और उससे एक चाकू मांगा, लेकिन उसको अंग्रेजी समझ नहीं आई और वह चाकू की जगह एक जिंदा बतख उठा कर ले आया। तभी गुलाब वहाँ पहुँच गया। उसने चाकू निकाला और मार्कस के सामने ही उस बतख को काटने लगा। उसे लगा कि अमेरिकी जवान भूखा है और बतख का मीट खाना चाहता है। तब मार्कस ने हाथ के इशारों से उसे समझाया कि उसे चाकू अपने पैर के इलाज के लिए चाहिए। खैर, चाकू मिलते ही मार्कस अपने पैरों में धंसे आरपीजी ग्रेनेड के नुकीले टुकड़ों को खुद ही बाहर निकालने लगा। वह दर्द इतना असहनीय था कि मार्कस तड़प उठा और छटपटाते हुए वहीं बेहोश हो गया। इस बीच गुलाब ने न सिर्फ उसके गंदे कपड़े बदल दिए बल्कि उसके जख्मों को भी अच्छी तरह साफ कर दिया। इधर बेस की तरफ बढ़े गुलाब के उस वफादार साथी को लगातार चलते चलते शाम हो चुकी थी और अब कहीं जाकर वह उस खतरनाक घाटी से बाहर निकल पाया था। वहीं दूसरी तरफ गांव में अब तूफान से पहले की शांति थी। गुलाब के लोग अपने अपने हथियार संभालकर छप्पे छप्पे पर तैनात हो चुके थे। हालांकि वह रात तो सुकून से कट गई, लेकिन अगली सुबह तालिबानी पूरी फौज के साथ हमले के लिए तैयार थे। इधर गुलाब मार्कस को नाश्ता करा ही रहा था कि अचानक एक जोरदार आरपीजी धमाके से पूरा घर दहल उठा। आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गांव में घुस चुके थे। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आती है। अमेरिकी बेस को मार्कस की वह सीक्रेट चिट्ठी मिल चुकी थी और उसकी पहचान वेरीफाई हो गई थी। उसी पल बिना एक सेकंड गंवाए एक हाईटेक रेस्क्यू टीम तैयार की गई और वे मार्कस को बचाने के लिए निकल पड़े। उधर गांव में तबाही के बीच गुलाब और उसका बेटा मार्कस को बचाकर दूसरी सुरक्षित जगह शिफ्ट कर रहे थे। तभी ताराक की नजर उन पर पड़ गई। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, जिसमें एक गोली गुलाब को जा लगी। कुछ पलों में गुलाब की बंदूक की मैगजीन भी खाली हो गई, इसलिए वो घर की आड़ में छिप गया और जैसे ही ताराक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, गुलाब भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार मौका देखकर गुलाब ने ताराक की पिस्तौल छीनी और उसे गोली मारकर हमेशा के लिए ढेर कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। गांव पर आरपीजी के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक और तालिबानी मार्कस तक पहुंच गया और जख्मी मार्कस को बुरी तरह पीटने लगा। अंत में उसने मार्कस का गला घोंटना शुरू कर दिया, जिससे मार्कस की सांसें थमने लगी। ठीक उसी वक्त गुलाब का छोटा बेटा दौड़ कर आया और उसने मार्कस के हाथ में चाकू थमा दिया। मार्कस ने उस चाकू से उस तालिबानी का काम तमाम कर दिया। मगर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आतंकियों का एक और बड़ा जत्था गांव में दाखिल हो चुका था और वे मासूम गांव वालों को चुन चुन कर मार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज कोई नहीं बचेगा। तभी आसमान गूंज उठा। अमेरिकी रेस्क्यू टीम आ चुकी थी और इस बार वे भारी हथियारों से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर और मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी साथ लाए थे। पल भर में अमेरिकी सेना ने आसमान से बमों और गोलियों की ऐसी भीषण बौछार की जिसने तालिबानियों के पर खच्चे उड़ा दिए। बचे कुचे आतंकी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आखिरकार इस खौफनाक नरक से मार्कस को सुरक्षित बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने उसकी पहचान की और उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाने से पहले मार्कस की आंखें भर आईं। उसने पूरे गांव का शुक्रिया अदा किया और गुलाब के उस बहादुर बेटे को कसकर गले से लगा लिया जिसने उसकी जान बचाई थी। वहाँ एक एक पल रुकना खतरे से खाली नहीं था। मार्कस को जैसे ही चॉपर में बैठाया गया, वह अपने शहीद हुए दोस्तों की याद में फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी एक सच्ची घटना ऑपरेशन रेड विंग्स पर आधारित है। अगर आपको इन जांबाज जवानों की शहादत और अफगानी गुलाब की इंसानियत की यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।